Hello students, I am Dr. Neelam Sharma. Welcome to my channel विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, आज हम जे कृष्णमूर्ति जी के बारे में बातचीत करेंगे। उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगी, उनके जीवन वृत्त के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में और उनके जो शिक्षा की जो उनकी कॉन्सेप्ट थी उसके बारे में और शिक्षा के उद्देश्य उनके हिसाब से क्या थे उसके बारे में। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म तमिलनाडु में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 1895 में हुआ था। तो 10 वर्ष के थे जब इनकी माँ का देहांत हो गया था। तो उसी समय थियोसॉफिकल सोसाइटी अपनी जो है जड़ें जमा रही थी, है ना। सोसाइटी पूरे विश्व में अपनी जड़ें जमा रही थी। तो इनकी प्रतिभाओं से प्रभावित होकर के श्रीमती एनी बेसेंट ने इनको गोद ले लिया और इन्हें 1912 में कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया। वहाँ से अपनी शिक्षा पूरी करके आए 1921 में। उसके बाद में भारत वापस लौट आए। 1927 में एनी बेसेंट ने इन्हें विश्वगुरु घोषित कर दिया, परंतु 2 ही वर्षों में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध तोड़ लिया और एक स्वतंत्र चिंतक बन गए। तो ये तो थोड़ा सा उनका जीवन वृत्त था स्टूडेंट्स। अब इनके देखते हैं कि इनकी जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या थी अकॉर्डिंग टू जिद्दू कृष्णमूर्ति। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या थी? तो जे कृष्णमूर्ति तथ्यों को रटने, परीक्षा उत्तीर्ण करने, उपाधियां प्राप्त करने को शिक्षा नहीं मानते थे। इनकी दृष्टि से यह शिक्षा का एक पक्ष है जो केवल रोजी रोटी कमाने योग्य बनाता है। वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मज्ञान कराए। इनके अपने शब्दों में अंतर्मन का ज्ञान ही शिक्षा है। अब शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में इन्होंने क्या कहा है? शिक्षा के उद्देश्य व कार्यों पर विस्तार से विचार प्रकट किए हैं। इन्होंने सर्वप्रथम तत्कालीन शिक्षा के दोष उजागर किए थे कि तत्कालीन जो शिक्षा है उसमें कौन कौन से दोष हैं उनको उजागर किया। तो उन्हें लगता था कि आज की जो हमारी ये है शिक्षा है वो प्रतियोगिता उन्मुख है, जिससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर महत्वाकांक्षा पैदा होती है, लालसा पैदा होती है और कुंठाओं को जन्म दे रही हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि कई बच्चे क्या होते हैं कि जब अच्छे नंबर नहीं आते वो कुछ अपने साथ गलत कर लेते हैं, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। तो इस तरह की कुंठाओं को जन्म देते हैं। तो ये मनुष्यों को निराशा की ओर ले जाती है। ये मनुष्य को वास्तविक अर्थ नहीं बता रही है, यह समग्र रूप से विकास नहीं कर रही है। ये एकांगी पक्ष है शिक्षा का। केवल कंपटीशन पास करना और जो प्राप्त करना ये केवल एक एकांगी पक्ष है। तो अब ये मानते थे कि इनके एक कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टोटल ह्यूमन बीइंग। पहले तो है इंटीग्रेटेड मैन। अब इंटीग्रेटेड मैन क्या है? समग्र विकास, अंतः बाह्य विकास और ऑल डेवलपमेंट। और जिसको ये बोलते हैं आत्मज्ञान की बात, जिसमें कहते हैं आत्मज्ञान जिसे होता है वह इंटीग्रेटेड मैन। यानी कि कहने का इनका तात्पर्य है इंटीग्रेटेड मैन में कि उनके जो विचार होंगे वो ऐसे होंगे जैसे वसुधैव कुटुंबकम। सारी संस्कृतियाँ को अपना मानना, हर इंसान को अपना मानना, सारी संस्कृतियाँ, धर्म, सब में से जो भी अच्छा लगे उन्हें वो एक्सेप्ट करेंगे, उस चीज़ को मानेंगे, है ना। टोटल ह्यूमन बीइंग वो क्या मानते हैं? टोटल ह्यूमन बीइंग को क्या मानते हैं? जो चेतना युक्त हो, जो जाति, संस्कृति, धर्म व क्षेत्र आदि किसी भी आधार पर पूर्वाग्रह एवं पूर्व धारणाओं से मुक्त हो, जो घृणा, हिंसा आदि दुर्भावनाओं से मुक्त हो और जो प्रेम भावना से युक्त हो, जो जीवन का अर्थ एवं उद्देश्य समझ सके, जो वैज्ञानिक बुद्धियों व आध्यात्मिकता में सही समन्वय कर सके, जो अपने लिए नए मूल्य व नई संस्कृति का निर्माण कर सके। यानी कि उन्हें खुद में इतना ज्ञान हो कि हमें क्या चीज़ अपनानी है और क्या चीज़ को हमें छोड़ना है, इसके काबिल इंसान को बना देना, उसे बोलते हैं टोटल ह्यूमन बीइंग। ठीक है। सहायक उद्देश्य क्या हैं? अब इनके सहायक उद्देश्य हैं संवेदनशीलता का विकास। ऐसी संवेदनशीलता जो क्या कर सके? ऐसी संवेदनशीलता जो इनकी दृष्टि से बच्चों में प्रकृति एवं मानव मात्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करना ही सच्ची संवेदनशीलता है इनके अकॉर्डिंग। ऐसी संवेदनशीलता में घृणा, द्वेष, क्रोध, हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। बच्चे भयमुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है। और प्रतिस्पर्धा से मुक्त होंगे, तब संसार में युद्ध नहीं होंगे, हिंसा नहीं होगी, जो कंपटीशन नहीं होगा। सृजनात्मकता का विकास। अब जिनके उद्देश्य हैं, सहायक उद्देश्य हैं, भाई मूल उद्देश्य तो है संपूर्ण मानव का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टोटल ह्यूमन बीइंग, है ना। और सहायक उद्देश्य भी हैं कुछ। सृजनात्मकता का विकास। सृजनात्मकता का विकास में इनका तात्पर्य है कि शरीर, मन और आत्मा तीनों की सृजनशीलता से है। तीनों की जिससे कौन सी? मन, शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों की सृजनशीलता से इनका तात्पर्य है। सृजनता इनका खाली मतलब ये नहीं है कि पेंटिंग बना ली या कुछ, बल्कि इनका जो है आत्मा को हम कितने, अपनी आत्मा को, अपने मन को कितना साध सकते हैं, कितनी साधना कर सकते हैं, इससे इनका ये सृजनात्मकता का विकास से मतलब है यहाँ पर। और भयमुक्त वातावरण आवश्यक होना चाहिए।
वैज्ञानिक बुद्धि का विकास। वैज्ञानिक बुद्धि का, ये तो विज्ञान और तकनीकी मानव विरोधी प्रयोग करने के विरोधी थे। वे ये मानते थे जो विज्ञान और तकनीकी मानव के विरोधी हैं, मानव के सर्वनाश के लिए, उन्हें वो अच्छा नहीं मानते थे, उस तकनीकी के उस विज्ञान के विरुद्ध थे। आध्यात्मिकता का विकास, ये तो इस बात का आश्चर्य करते थे कि जिस धर्म का निर्माण मनुष्य ने स्वयं किया है वह उस धर्म का गुलाम बनकर रह गया है और धर्म विशेष की गुलामी में उसका स्वयं का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है ना, कि अपने धर्म की जो गुलामी में क्या हो गया, उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। आध्यात्मिकता के विकास में इनका तात्पर्य आध्यात्मिक चेतना के विकास से है। इसके लिए अपने ही विचार एवं कार्यों का हर समय निरीक्षण, उनका क्या मानना था कि चाहे हम किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, है ना, हमें निरीक्षण उनका लगातार निरीक्षण करते रहना चाहिए, अपने विचारों कार्यों पर अपनी सोच को का निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए। लेखा जोखा रखना होता है जो कठिन कार्य है, लेकिन हमें करते रहना चाहिए। अगर हमें आध्यात्मिकता का विकास करना है तो हमें अपने विचारों का और अपनी सोच का और अपने जो है आत्मज्ञान के विकास में, आत्मज्ञान जितना सरल दिखाई देता है उतना सरल है नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने विचारों कार्यों का हर समय निरीक्षण करना चाहिए, ताकि ये, हालांकि ये कठिन है कार्य होता है 24 हर समय अपने उनका विचारों का ध्यान रखना, परंतु फिर भी इसको हमें करना चाहिए। वैज्ञानिक बुद्धि एवं आध्यात्मिकता में समन्वय, अब ये इन दोनों के विरोधी नहीं थे, वे वैज्ञानिक बुद्धि और अगर मानव कल्याण के लिए, यदि मानव कल्याण के लिए दोनों चीज़ें आध्यात्मिकता और तकनीकी वैज्ञानिक बुद्धि और आध्यात्मिक में समन्वय मतलब इनका ये है कि मानव मात्र का कल्याण होना चाहिए, विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाना चाहिए, आध्यात्मिक चेतना का प्रयोग मानव मात्र के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। आध्यात्मिक चेतना का विकास, कि यदि हमें आध्यात्म में सीखते हैं कि ईश्वर से प्रेम करो, तो ईश्वर तो सब प्राणियों में है, तो हम सब प्राणियों को प्रेम करना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण, अब व्यावसायिक प्रशिक्षण में ये कहते थे कि व्यक्ति को वो प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए शिक्षा में, जिससे कि अपनी रोजी रोटी कमाने लायक हो जाए। नई संस्कृति का निर्माण, जय कृष्णमूर्ति स्पष्ट किया कि विभिन्न संस्कृतियाँ हमें संकीर्णता के दायरे में रखती हैं। आज एक ऐसी संस्कृति मूल्य की आवश्यकता है जो पूर्वाग्रह और पूर्वधारणाओं के से मुक्त हो और मानव मात्र के कल्याण के लिए उन्मुख हो, है ना। तो ये क्या मानते थे कि ऐसी एक इंटीग्रेटेड मैन का जो है निर्माण हो ना, ऐसा मानव जो जीवन को समग्र रूप से इस प्रकार से कि संसार भर के मनुष्य सुख शांति से रह सकें, इस प्रकार का, क्योंकि हर व्यक्ति जब इंटीग्रेटेड वैल्यू से पूर्ण होगा तो वो उसके साथ सारी क्वालिटीज़ होंगी, में द्वेष नहीं होगा, घृणा नहीं होगी, प्रेम करेगा सबसे, है ना, ईश्वर से प्रेम करेगा, सबसे प्रेम करेगा, तो क्या होगा कि क्या होगा उससे कि पूरे संसार में सुख शांति होगी। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है ना। और शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग, जय कृष्णमूर्ति जी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि उन्होंने कहा कि विज्ञान तकनीकी जीवन यापन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण, सौंदर्य सृजनात्मक जैसे कलात्मक पेंटिंग बनाना, कोई म्यूजिक है, क्या नाम, संगीत, कला, ड्राइंग, कविताएं लिखना, लिटरेचर लिखना, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए पाठ्यचर्या में। शिक्षण विधि, जय कृष्णमूर्ति की दृष्टि से शिक्षण एक ऐसा अनुभव है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही अनुभव के हिस्से को में रहते हैं। इस दृष्टि से शिक्षण चाहे जिस विधि से कराए, वो कहते हैं कि शिक्षण की कोई भी विधि इतनी ये नहीं है कि यही कन्फर्म विधि है कि इससे ही शिक्षण कराया जाना चाहिए। इनका मानना है कि जिसमें ध्यान, श्रवण और भय मुक्त वातावरण हो, उसी शिक्षण विधि से शिक्षण कराया जाना चाहिए। है ना कि बच्चे, अगर हम ऐसी शिक्षण विधि का उपयोग कर रहे हैं कि बच्चे उस विधि का वो समझ ही नहीं पा रहे कि किस विधि से पढ़ा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अनुशासन, ये बाह्य और आंतरिक दोनों अनुशासन को बताते हैं, है ना। वे कहते हैं इस दृष्टि से बच्चों को बाह्य आंतरिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्यों, कैसे होनी चाहिए, उनका मतलब ये था कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता से नहीं है। स्वच्छंदता का मतलब तो होता है कि आप अव्यवस्था, स्वच्छंदता से क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से चलते तो अव्यवस्था फैलेगी, उनका ये मतलब नहीं था। स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे व्यक्तियों का ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को उनकी हमारी स्वतंत्रता दूसरों की कोई परेशानी का सबब न बन जाए, इसका ध्यान रखते हुए हमें अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना है। और हमें बाह्य और आंतरिक दोनों स्वतंत्रता का उपयोग क्या करना है, हमारे पास वो दोनों स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता में दूसरों के प्रति नम्रता, विवेकशीलता, परिवेश के प्रति सजगता होना चाहिए। इसकी दृष्टि से वास्तविक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति है जो विचारों के साथ साथ लालच, द्वेष, महत्वाकांक्षा, निर्दयता जैसे दोषों से मुक्त और स्वतंत्र हो। शिक्षक कैसे होना चाहिए, उन्होंने कहा शिक्षक को धैर्यपूर्ण होना चाहिए, शिक्षक और छात्र का संबंध मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, और इसका दृष्टि से शिक्षक वह है जो बच्चों को प्रेम और विश्वास में लेकर के शिक्षा देता हो। ऐसा इन्हें एकीकृत मानव होना चाहिए, शिक्षक को एकीकृत मानव जिसमें सारे गुण हो, संपूर्ण गुण हो जिसके अंदर, जिस शिक्षक के अंदर, वही एक एकीकृत शिक्षक है। तो शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए, जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बालक के
व्यक्तित्व का आदर करते थे। वे उनके ऊपर से कोई बाहरी नियम, सिद्धांत और या मूल्य थोपना नहीं चाहते थे। वे उनके ऊपर किसी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पूर्वाग्रहों को थोपने के वो ये नहीं कहते थे कि जबरदस्ती आप एक ही चीज बच्चे को वो चीज़ पढ़ाओ जो नहीं पढ़ना नहीं चाहते। जबरदस्ती नहीं थोपना है किसी भी धार्मिक विचारधारा को, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, है ना, आर्थिक, कोई भी विचारधारा को जबरदस्ती उनके ऊपर नहीं थोपना है। उन्हें स्वतंत्र छोड़ना है ताकि वे अपने अकॉर्डिंग, जो उन्हें अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग वो उस विचारधारा को अपना सकें। ठीक है, तो ऐसे शिक्षार्थियों में ऐसी चेतना विकसित करने पर बल देते हैं जो उन्हें स्वयं नियम, सिद्धांत और मूल्य का चयन करने में सक्षम बना सके। और विद्यालय कैसा होना चाहिए? अब विद्यालय के बारे में इन्होंने कहा कि विद्यालय कैसा होना चाहिए कि विद्यालय में जो है शिक्षक परिषद का निर्माण हो। विद्यालयों में एक शिक्षक परिषद का निर्माण हो। यह परिषद विद्यालयों की समस्याओं पर विचार करे। साथ ही छात्र परिषद का भी निर्माण किया जाए जिसमें शिक्षकों का प्रतिनिधित्व हो, यानी कि शिक्षक परिषद भी हो और छात्र परिषद भी हो। जैसे कि आजकल देखते ही होंगे आप यूनिवर्सिटी वगैरह में होते हैं। ठीक है, अच्छा, जिस शिक्षा छात्र परिषद पर विद्यालय की सफाई, विद्यालय अनुशासन कर सके, अपनी शक्तियों को पहचान सके और अपनी समस्याओं का हल कर सके। जय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा स्थापित कुछ स्कूल्स हैं, उनके नाम हम देख लेते हैं जो उनके फाउंडेशन ने। ही सेटअप द कृष्णमूर्ति फाउंडेशन टू सोशल वेलफेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और सेटअप नॉट ओनली इन इंडिया, है ना, बट आल्सो इन इंग्लैंड एंड कैलिफोर्निया। ए फ्यू एमंग दैम आर, कुछ उनमें से ये हैं जो बता रही हूँ। उन्होंने जो सीधा सा मतलब है कि जो जिंदू कृष्णमूर्ति जी ने जो फाउंडेशन थी उनकी, उन्होंने जो स्कूल स्थापित किए थे, उनकी जो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर ने, उनके नाम हैं ये ऋषि वैली स्कूल चित्तूर, भगीरथी वैली स्कूल रनारी, उत्तरकाशी राजघाट, बसंत स्कूल वाराणसी, द स्कूल दामोदर गार्डन्स चेन्नई, ओक ग्रोव स्कूल ओहाई कैलिफोर्निया, वसंत कॉलेज ऑफ वुमन राजघाट, द वैली स्कूल हरिद्वार तेलंगाना बेंगलोर, सनयादी स्कूल पुणे, बालानंद मुंबई, है ना। ये इनके स्कूल वो थे जो उन्होंने स्कूल स्थापित किए थे। और जय कृष्णमूर्ति की प्रमुख रचनाएं ये हैं एट द फीट ऑफ मास्टर, जो उनकी 1910 में वो हुई थी, 1910 में जो प्रकाशित हुई थी। एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंट ऑफ लाइफ 1953 में हुई थी। प्रथम और अंतिम मुक्ति 1954 में हुई थी। फ्रीडम फ्रॉम द नोन 1969 में हुई थी। द अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस 1973 में हुई थी। द बुक ऑफ लाइफ 1995 में हुई थी। तो ये इनकी रचनाएं थी। ठीक है, अब जो है ये मैंने थोड़ा सा जो लाइफ स्केच थी वो जो है हमारे जो विद्वान, हमारे जो फिलोसोफर, जो एजुकेशनिस्ट थे श्री जिंदू कृष्णमूर्ति जी, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन आंसर भी करते हैं PYQ के, है ना, तो वो भी कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 12 क्वेश्चन है। जय कृष्णमूर्ति, ये इनका नाम आया था ना अगले क्वेश्चन में, पहली बार मैं पिछले सेशन में कराने वाली थी तो इनका नाम आया था, तो मैं सोचा इसी टॉपिक को हम उठा लेते हैं, है ना, दोनों हो जाएंगे। जय कृष्णमूर्ति बिलीव्ड दैट टीचिंग मीन्स, क्या है टीचिंग मीन्स, उनका अभी मैंने पढ़ाया है आप, तो आप इसमें क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा, दीजिए क्वेश्चन का आंसर। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गिविंग और रिसीविंग समथिंग, स्टडिंग फर्स्ट एंड देन ट्रांसलेटिंग इंटू एक्शंस, शेयरिंग टुगेदर, हेल्पिंग स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल भी नहीं है उनका मानना। रियलाइजिंग द सेल्फ, ये तो एकदम सही है, रियलाइजिंग द सेल्फ, है ना, रियलाइजिंग द सेल्फ। और दूसरा है शेयरिंग टुगेदर। गिविंग, ये वो मानते नहीं थे कि शिक्षा जो है गिविंग और रिसीविंग है, वो ये नहीं मानते थे। और स्टडिंग फर्स्ट देन ट्रांसलेटिंग इनटू एक्शंस, ये भी इनका मानना नहीं था। इनकी जो बिल्कुल बहुत जो स्पष्ट दिख रहे हैं, जितनी भी मैंने अभी पढ़ाया है आपको लाइफ केस, उसमें से जो उभर के आ रहे हैं, 2 एकदम बहुत अच्छे से आ गए हैं। शेयरिंग टुगेदर ये पॉइंट आ गया है और रियलाइजिंग द सेल्फ ये पॉइंट आ गया है, ये दोनों ही सही हैं। फिर 13 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ रेटिंग स्केल बीइंग ए टूल ऑफ रिसर्च, है ना। तो इसमें क्या है, 5 ऑप्शन है इसमें। हेलो इफेक्ट, ग्रेटर टेंडेंसी टू बी टू जनरस, डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ आइटम्स, रेटर फेसेस डिफिकल्टी इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द सैम्पल, एम्बिगुअस लैंग्वेज स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड माइनॉरिटी। तो इनमें से स्टूडेंट्स हॉलो प्रभाव, मूल्यांकनकर्ता की अति उदार होने की प्रवृत्ति,
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ रेटिंग स्केल बीइंग ए टूल ऑफ रिसर्च, कि शोध के उपकरण के रूप में रेटिंग पैमाने की किस सीमाओं को, स्केल की सीमाओं को पहचानिए कि किस सीमा तक हम किसी रिसर्च में इनको कर सकते हैं, क्या क्या सीमाएं हैं जिनमें हम रेटिंग स्केल का उपयोग कर सकते हैं। तो पहला है हेलो इफेक्ट, क्या है हेलो इफेक्ट में कर सकते हैं। फिर मूल्यांकनकर्ता की अति उदार होने की प्रवृत्ति, इसमें कर सकते हैं। मदों के निर्माण में कठिनाइयाँ, इसमें कर सकते हैं। रेटर फेस डिफिकल्टी इन इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द सैंपल, इसमें कर सकते हैं। एम्बिग्यूअस लैंग्वेज स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड माइनॉरिटी, ये इसमें कर सकते हैं। तो इनमें से जो स्टूडेंट्स आंसर सही है वो है ए, और ए आंसर में हमारे आते हैं दो ऑप्शन, हेलो इफेक्ट एंड रेटर टेंडेंसी टू बी टू जनरस, मूल्यांकन की अति उदार होने की प्रवृत्ति है और होलो इफेक्ट। तो इसमें हम इन सीमाओं में रहकर ही हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है आइडेंटिफाई करते हैं, लिमिटेशन ऑफ रेटिंग स्केल की कर सकते हैं। तो ये हो गए दोनों इसके ऑप्शन सही। अब आ गया है 14 क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो इसमें फंक्शन, एक तरफ फंक्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स और दूसरी तरफ क्या है, एजुकेशनल बॉडीज़ हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या कर सकते हैं, इनको मैं पूरा नहीं पढ़ती, इनके सामने वाले में आपको आंसर ही बता देती हूँ। ये करते हैं ग्रांट परमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू अवार्ड डिग्रीज। तो ये इनका जो है ऑप्शन हमारा सी सही है। ए का सेकंड हो गया, ए का सेकंड डिजाइन एंड प्रोड्यूस एजुकेशनल मीडिया सॉफ्टवेयर मटेरियल। तो ये इसको कौन करेगा, फंक्शन, इसके फंक्शन क्या होंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के फंक्शन होंगे डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस एजुकेशनल मीडिया सॉफ्टवेयर मटेरियल, ये होंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के फंक्शन। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फंक्शन होंगे ग्रांट परमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू अवार्ड डिग्रीज। और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के काम क्या होंगे, उनके कार्य होंगे प्रिपेयर एंड प्रोड्यूस मॉडल टेक्स्ट बुक्स, जैसे एनसीईआरटी होती है, एससीईआरटी होती है, ठीक है। अब ये आ गया नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब ये क्या करेंगे, इसके सामने डी का है फोर्थ, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर टीचर एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट इन इट्स कंट्री। तो ये क्या करेंगे, टीचर एजुकेशन के कोऑर्डिनेट करेंगे, देश में अध्यापक शिक्षा और उसके विकास में समन्वय एवं अनुवीक्षण करना, ये इनके कार्य हैं, ठीक है। अब आ गया 15 क्वेश्चन कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट परटेन टू द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट परटेन टू द रिसर्च प्रॉब्लम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शोध समस्या से संबंधित नहीं है, कौन सी समस्या है जो शोध समस्या से संबंधित नहीं है। न्यूज़पेपर, सेटिस्फेक्शन ऑफ माइंड ऑफ रिसर्चर, हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो सेटिस्फेक्शन के लिए तो नहीं करते, हम समाज के लिए भी सोचते हैं, है ना, एजुकेशन के लिए सबके लिए सोचते हैं, तो ये गलत हो गया। न्यूज़पेपर, फिजिबिलिटी, सोशल सिग्निफिकेंस, तो इनमें से कौन सा कोई आंसर सही होगा, ऑप्शन में बी होगा, ठीक है। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट परटेन टू रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, सेटिस्फेक्शन ऑफ द माइंड ऑफ द रिसर्चर, इसका हम ध्यान नहीं रखते, ठीक है। सोच समस्या एक ऐसी समस्या होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच एक प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है ना। अब अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि संभाव्यता नमूनाकरण की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टिमेटिंग सैम्पलिंग एरर, बायस्ड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। अब देख लेते हैं पांचों, ये तो इसका आंसर सही है, सी और डी, पांचों ऑप्शन देख लेते हैं। यूज ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम्स, क्लियरली डिफाइंड सैम्पल सिलेक्शन प्रोसीजर, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टिमेटिंग सैम्पलिंग एरर, बायस्ड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इनमें से जो सही है, संभाव्यता नमूनाकरण की विशेषता नहीं है, वो एक तो ये नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टिमेटिंग सैम्पलिंग एरर और बायस्ड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ये दोनों इसमें नहीं है। फिर आ गया 17 क्वेश्चन में है, एक तरफ समाज शिक्षा के क्षेत्र में शोध का विषय है, दूसरा है टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट विद लर्न, इनके मैं आपको आंसर ही बता देती हूँ, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड ड्रॉप आउट रेट ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। तो रिलेशनशिप जहाँ आ गया, एक तरफ तो है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, दूसरी तरफ है, फर्स्ट तो हो गया डेस्क्रिप्टिव रिसर्च शोध के प्रकार, दूसरा है कोरिलेशन रिसर्च, तीसरा है एक्शन रिसर्च, चौथा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप आराम से इजीली आप इसको कर लेंगे।
तो ये जो रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन तो अगर सीधा सीधा संबंधात्मक क्वेश्चन आ गया ना, तो सीधा सीधा इसका आंसर कोरिलेशन आ जाएगा इसके सामने, तो ठीक है। फिर डेस्क्रिप्टिव कौन सा होगा, एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा होगा, ए का फर्स्ट है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी टुवर्ड्स क्वालिटी ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग से ये इसका हो गया, है ना। प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटीज्म अमंग फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स, ये क्या कौन सा आ जाएगा, सी का थर्ड। एक्शन रिसर्च, ठीक है, और जिसमें इफेक्ट आ जाएगा, इफेक्ट वर्ड जिसमें आ जाएगा वो हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये इसकी जो ये तो मैंने बता दिया आपको, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च है एक तरफ है, कोरिलेशन रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और इनके जो है समावेश शिक्षा के क्षेत्र में शोध का विषय है ना। तो एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी टुवर्ड्स क्वालिटी ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग, तो ये तो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ जाएगा सीधा सीधा। इफेक्ट ऑफ सम योगिक प्रैक्टिस ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट स्टडिंग इंक्लूसिव स्कूल्स, ये आपका आ जाएगा इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल में आ जाएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ एब्सटेंशन एमंग फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स, ये आपका एक्शन रिसर्च में आ जाएगा, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, ये आपका आ जाएगा कोरिलेशन में। तो ये हो गया आपका 17 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं आप 18 में। सावित्रीबाई फुले कैन नॉट बी कैरेक्टराइज एज, भाई पोएटेस थी वो, उनकी कविताएं हैं, एक उनकी बहुत फेमस सी कविता है ना, और एक एजुकेशनशिप भी थी, पहले हमारी महिला टीचर थी, और सोशल रिफॉर्मर थी, ये भी उसमें उनके जो आपने पढ़ा होगा सेकंड यूनिट में, है ना। इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, बस पॉलिटिकल राजनीतिक का उनका कोई वो नहीं था, तो राजनीतिक एक्टिविटीज़ ये इनका गलत है, 4 उसमें से जो है एक ऑप्शन गलत है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये नहीं थी। फिर आते हैं पाउलो फ्रेरे, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी स्टेम फ्रॉम, अच्छा पाउलो फ्रेरे के शिक्षा दर्शन की उत्पत्ति मानी जाती है, किससे मानी जाती है, प्लेटोज आइडियाज, इसमें दिए 5 ऑप्शन A B C D E। तो पहला है पाउलोज आइडियाज, प्रो कॉलोनियल थिंकर्स, एंटी कॉलोनियल थिंकर्स, मॉडर्न मार्क्सिस्ट थिंकर्स, एजुकेशन सिस्टम दैट सप्रेसेस द अपोरेसेस। तो ये इसमें है सी ऑप्शन सही है, A C और D, सी है सही, A C और D। तो A C और D कौन सा, प्लेटोज आइडियाज़ के द्वारा इनकी फिलोसफी तैयार हुई थी, इन्होंने जो बने थे फिलोसोफर ये वहाँ से प्लेटोज के आइडिया से लिए थे। एंटी उपनिवेश विरोधी विचारकों से, जो उपनिवेश बन रहे थे उस समय, उनके जो विरोधी विचारक थे उनसे लिया उन्होंने। फिर मॉडर्न आधुनिक मार्क्सवादी विचारकों से, वहाँ से भी थोड़ा सा उन्होंने इनके विचार प्रभावित हुए फिलोसफिकल एजुकेशन के, ठीक है। अब आ जाता है 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैव बीन सजेस्टेड फॉर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो होता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन वो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ये जो है ना डाइट कराती है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो इस प्रोग्राम ऑफ एक्शन में डाइट जो काम कराती है वो कौन कौन से काम होते हैं जो कराती हैं, वो काम कराती हैं, ये काम कराते हैं प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर्स फॉर फॉर्मल स्कूल सिस्टम, ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ओरिएंटेशन ऑफ कम्युनिटी लीडर्स, फंक्शनरीज ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइज्म इन्फ्लुएंसिंग स्कूल लेवल एजुकेशन, इन सर्विस एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर, एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये डाइट कराती है, एक्शन रिसर्च भी कराती है डाइट, है ना, ये भी कराती है, और ओरिएंटेशन ऑफ कम्युनिटी लीडर्स, फंक्शंस ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसिंग स्कूल लेवल ऑफ एजुकेशन, ये कराते हैं स्कूल स्तर की शिक्षा को प्रभावित करने वाले सामुदायिक नेताओं और स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं का अभिमुखीकरण भी करती हैं, सी भी सही है। और बी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंस्टीट्यूशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी करती है। तो इसके जो हो गया A B और C, कौन से हो गया इसका, A B C और E, A B C एंड E, यानी कि A B C एंड E है, D नहीं है बस इसमें, है ना। ये जो इसमें गलत दे रखा है माध्यमिक स्कूल अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा, नहीं ये नहीं है इसमें, है ना, प्राइमरी तक होता है ना ये। तो अब ये स्टूडेंट्स आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। आप मेरे चैनल को स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको देखिए, और जो आपको नहीं आपको कोई जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स।
और जो है क्या नाम, आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मेरी जो है 28-30 वीडियोस हैं, उनको देखिए कंटिन्यूअस, मैं जो PYQ करा रही हूँ। और क्या नाम जो डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं, जो ना महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट आई हुई हैं, टॉपिक भी और कॉन्सेप्ट भी, मैं उनको ले रही हूँ, उनको करा रही हूँ। आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। और रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी भरपूर तरीके से कीजिए, अपने पूरे मन से कीजिए। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है ना स्टूडेंट्स। थैंक यू।